नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो व्याख्यान आज मेरा होगा, वो आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में होगा। इस व्याख्यान में मैं दो तीन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा और ये जो मेरा व्याख्यान है वो आदिकाल को समझने के लिए, आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने के लिए और आदिकाल में जो रचनाएं रची जा रही थी उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है। और ये इतिहास की दृष्टि से, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पर्चा है और हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से कि इस पर हम विचार करेंगे। इतिहास में आमतौर पर हम प्रवृत्तियों की तो चर्चा करते हैं, परिस्थितियों की भी और परिवेश की भी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऐतिहासिक विकास क्रम है, उस ऐतिहासिक विकास क्रम को हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो साहित्य बाद में लिखा गया वो ऐसा न लगे कि वो साहित्य आसमान से टपका या ज़मीन की छाती फाड़ कर निकल पड़ा। क्योंकि साहित्य, आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं और ये जानते हैं कि साहित्य अपने समाज की उपज होता है और आसपास का जो परिवेश होता है उसी से साहित्य बनता है। तो सबसे पहले मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, नामकरण के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के काल को एक लगभग सर्वमान्यता है आदिकाल कहने की, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण कवि हुए जिनकी चर्चा हम आज दूसरे आगे के व्याख्यान में करेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया और विद्यापति हो गए, और भी नाथ और सिद्ध का साहित्य हो गया। बहुत सारे ऐसे साहित्य रचे गए और अपभ्रंश के साहित्य रचे गए। मसला भाषा का भी है, साहित्य का भी है और सामाजिक परिवेश का है। ये 7वीं शताब्दी के बाद परिस्थितियां इतनी तेजी से विकसित हुई कि जो पहले से आमतौर पर जिस भाषा में साहित्य रचा जा रहा था, संस्कृत साहित्य में लगातार श्रेष्ठ साहित्य रचा जा रहा था, उसमें क्षय हुआ। उसका कारण ये हुआ कि राजाश्रय में बहुत तेजी से कमी आई और जो बोलचाल की जो भाषा थी, जो बोलियां थी, उन बोलियों में साहित्य तेजी से लिखा जाने लगा। आप सब जानते हैं कि संस्कृत ज्ञान की भाषा थी और उसी में शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी और ये, लेकिन आज की तरह शिक्षा का लोकतंत्रीकरण नहीं था। कुछ लोगों को ही शिक्षा प्राप्त हो पाती थी क्योंकि एक तो मौखिक परंपरा थी, दूसरे पढ़ाने वाले उतने नहीं थे और जहाँ संस्थान भी थे जैसे विक्रमशिला और नालंदा जैसे, उसमें भी विद्यार्थी काफ़ी जाते थे, लेकिन उसमें भी सभी लोगों का दाखिला नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो लोक भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए उसका पारायण किया लोगों ने और महाभारत की रचनाएं लोक में हुई, फिर राम कथा की रचना लोक में हुई और राम कथा की रचना जब लोक में हुई तो वो बहुत प्रचलित हुई। बाद में इसी परंपरा का विकास करते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और सूरदास ने कृष्ण काव्य परंपरा की शुरुआत की। इस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जिस समय ये साहित्य अपनी भूमि से, अपने चारों ओर के परिवेश से बन रहा था, हिंदी बनने से पहले, हिंदी साहित्य बनने से पहले जो कुछ बन रहा था वह अलग अलग भाषाओं का सम्मिश्रण था और इस दौरान अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर भारत में कई
प्रकार के अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। प्राकृत और पाली का तो समय बहुत पीछे जाता है, उसका तो पाली का विकास सबसे ज़्यादा जातक कथाओं में हुआ, बुद्ध ने उस भाषा का उपयोग किया। लेकिन बाद में जो लोक भाषाएं थी, जिसको हम अपभ्रंश के रूप में जानते हैं, अपभ्रंश इसलिए कहा गया कि चूंकि संस्कृत एक शिष्ट भाषा थी, इसलिए लोक भाषा को हे दृष्टि से ही देखा गया, भाषा कहा गया, और उसको ये माना गया कि ये तो आम लोगों के बोलचाल की भाषा है, इसमें साहित्य क्या रचा जाएगा, साहित्य तो संस्कृत में ही रचा जा सकता है। लेकिन जब साहित्य लोक से विमुख हो जाता है और लोक के पास नहीं पहुंचता है, तो साहित्य बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता है। तो क्या होता है कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं के बीच से जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हीं के बीच से लोक भाषाओं में साहित्य लिखना शुरू करते हैं। तो ये परंपरा शुरू हुई सातवाहनों के बाद, और जब हर्षवर्धन थे तो आप जानते हैं कादंबरी की रचना की गई, हरिश्चंद्र की रचना की गई, बहुत सारे ग्रंथों की संस्कृत में रचना की गई, और भी कई राजाश्रय में रहने वाले पंडित विद्वान संस्कृत में रचनाएं कर रहे थे। ये अंतिम दौर था जब संस्कृत की रचना हुई। इसके बाद अचानक लोक भाषाओं का और बोलियों का दौर आ गया, और यह दौर पूरे उत्तर भारत में, असल में हम कह लें कि लोक भाषाओं का आंदोलन जैसा ही था, यानी एक साथ कई लोक भाषाओं में रचनाएं होने लगी, और इन्हीं लोक भाषाओं से अलग अलग, जिन्हें अपभ्रंश कहा गया, इन्हीं अपभ्रंशों से सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली, जितनी भी हैं। दक्षिण भारत की आप गुजराती ले लो, आप राजस्थान की सारी भाषाओं को ले लो, आप बिहार की सारी भाषाओं को ले लो, आप पहाड़ की सारी भाषाओं को ले लो, इनमें रचनाएं शुरू हो गई। और ब्रजभाषा, अवधी, ये इसके ठीक पहले ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल, पिंगल और अनेक भाषाओं में जो रचनाएं शुरू हुई, लगभग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, उसके पहले क्या लिखा जा रहा था, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझ सकेंगे, हिंदी साहित्य के आरंभ को समझ सकेंगे। यह स्पष्ट है कि 10वीं शताब्दी से पहले जो कुछ रचा जा रहा था वह हिंदी की पूर्व पीठिका थी, और कई तरह के साहित्य रचे जा रहे थे। एक ठेठ अपभ्रंश में रचा जा रहा था, और इस अपभ्रंश से निकलकर अनेक लोक भाषाएं मिलकर थोड़ा सा उसका तत्समीकरण भी हुआ, थोड़े अरबी फारसी के भी शब्द उसमें मिले, और वो हिंदवी की ओर बढ़ा। जिसे खड़ी बोली हिंदी हम कहते हैं, वह खड़ी बोली हिंदी साहित्य का आरंभ भी आदिकाल के दौरान ही हुआ, और आदिकाल के दौरान अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि हुए, उन पर हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम ये देखें कि क्यों ये लोक बोलियां आई। तो मैंने पहली बात आपसे ये कही कि चूंकि जन में कोई साहित्य मौजूद नहीं था, श्रुतियां चल रही थी। राम कथा जो सबसे प्रमुख कथा है लोक जीवन में, लोक जीवन, भारतीय लोक जीवन जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वह भाषा में रची जाने लगी।
पौमचर्य रचा गया, बहुत से लौकिक साहित्य भी रचे गए जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। भाषा के स्तर पर भी कई तरह के परिवर्तन होते रहे। साहित्य की दृष्टि से भी इस दौर में श्रृंगार रचनाएं भी मिल जाएंगी, लौकिक रचनाएं भी मिल जाएंगी और वीर काव्य भी मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जो हिंदी भाषा बनी, उस हिंदी भाषा में, हिंदवी में जो हिंदी नाम पड़ा वह भी बहुत देर से पड़ा, क्योंकि ईरान से आए हुए लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो हिंदू एक प्रदेश का नाम हो गया कि इस प्रदेश के आगे जो लोग रहते हैं वो लोग हिंदू हैं, और यहां के ये जो भौगोलिक प्रदेश है वो हिंदुस्तान है। तो सारी भाषाएं हिंदी हो गई, सारे लोग यहां के हिंदू हो गए, और इस प्रकार जब बाहर से लोग आए तो अपनी भाषा भी लेके आए, और ये भाषा लोक जीवन में मिली, और बाजार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था वह भी हिंदी में शामिल हो गई। हां, एक नई लिपि आई जिसको हम उर्दू कहने लगे, और नागरी में लिखा तो हिंदी कहने लगे। दोनों में कोई फर्क है नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी भाषा के और साहित्य के उदय के पूर्व जो एक भाषाई और साहित्यिक जन आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसमें मगही भी थी, भोजपुरी भी थी, अवधी भी थी, कन्नौजी, मैथिली, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, मालवी, बहुत सारी भाषाएं, इसमें पंजाब भी शामिल था, हरियाणा भी शामिल था, हिमाचल प्रदेश भी शामिल था, उधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारा प्रदेश शामिल था। और इन सारे प्रदेशों को मिलाकर विंध्य के उस पार एक अलग ढंग का साहित्य विकसित हो रहा था। लेकिन वहां भी हम कभी इस बात पर विचार करेंगे कि खड़ी बोली का साहित्य बड़ी तेजी से विकसित हुआ, जिसे दक्कनी हिंदी बोलते हैं। दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। किसी व्याख्यान में दक्कनी हिंदी पर भी हम बातचीत करेंगे। अपभ्रंश जिसको हम कहते हैं, उस अपभ्रंश में 6ठी-7वीं शताब्दी से छिटपुट ढंग से साहित्य की रचना आरंभ हो गई थी। पुष्पदंत और स्वयंभू ने अपनी रचनाएं की, लेकिन वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिल पाता है और उसकी चर्चाएं मिलती, उसके रेफरेंस मिलते हैं, उसके संदर्भ मिलते हैं। विद्वानों ने, हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्वानों ने ये जो हिंदी के पहले की भाषा थी उसे पुरानी हिंदी भी कहा, अपभ्रंश भी कहा, उत्तर अपभ्रंश भी कहा, बहुत अवहट्ट कहा। विद्यापति ने इसको अवहट्ट कहा अपनी भाषा को। तो ये सब कुछ मिलाकर लोक भाषा थी। और इस तरह के
की जो लोक भाषाएं थी, उन लोक भाषाओं का प्रचलन अध्ययन अध्यापन में भी शुरू हो गया था। नालंदा और विक्रम शिला विश्वविद्यालय में नाथ और सिद्ध के साहित्य मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म का अध्ययन अध्यापन होता था और वहां जो अध्ययन अध्यापन की भाषा थी वो कई प्रकार की भाषाएं थी, संस्कृत भी थी और अपभ्रंश भी थी, क्योंकि सिद्ध और नाथों ने संस्कृत में रचना नहीं की, अपभ्रंश में रचना की। इसलिए उस अपभ्रंश को भी, सिद्ध नाथों के साहित्य को भी यहां पढ़ाया जाता था। यानी अध्ययन अध्यापन में भी अपभ्रंश का उपयोग होने लगा था और यह हिंदी की पूर्व पीठिका बन रही थी। 84 प्रमुख सिद्ध हैं, जिसमें सराहपा सबसे प्रमुख है। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में ये हुए थे और उन्होंने दोहा और पदों का चर्या का इस्तेमाल किया। बाद में कबीर में जो हठयोग देखा जाता है, वह हठयोग सरहपाद के हठयोग से ही प्रभावित है। सिद्धों के स्वयंभू एक बहुत बड़े कवि हुए और राम कथा लिखी उन्होंने अपभ्रंश 8वीं शताब्दी में। इसी तरह पुष्पदंत हुए जैन साहित्यकार 10वीं शताब्दी में। धनपाल हुए जिन्होंने भविष्यत कथा लिखी। अब्दुल रहमान हुए जिन्होंने संदेश रासक लिखा। इस तरह लगातार लोक भाषाओं में बृहत साहित्य लिखा जा रहा था और जैन साहित्य मुख्य रूप से गुजरात से प्राप्त हुआ है। यानी गुजरात क्षेत्र में जैन साहित्य विपुल मात्रा में मिलते हैं, यानी उस क्षेत्र में वो लिखा जा रहा था। अब ये समझ लीजिए कि 8वीं शताब्दी में जब जनता के पास, लोक के पास राम कथा को जानने का कोई अवसर नहीं था, उस समय पौमचरियों की रचना स्वयंभू ने की और निश्चित रूप से वह लोक की भावनाओं से परिपूरी थी। पुष्पदंत ने भी णय कुमार चरियो और जसहर चरियो लिखा। चरित्र लिखने की और चरित लिखने की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन, उस परंपरा का विकास इस दौर में होता है जो बाद में रामचरितमानस में अपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचता है। और जो सूफी काव्य लिखे गए, पद्मावत जो लिखा गया, वह भी एक चरित काव्य है और उसमें भी जो प्रेम वर्णित है वह इन सभी चरितों में प्रेम है, स्वरूप बदल गया है, लेकिन परंपरा वहीं से शुरू हुई। 12वीं शताब्दी ने हेमचंद ने प्राकृत का व्याकरण लिखा और उसमें गद्य का भी प्रयोग किया। यह समानांतर प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से थोड़ा आगे निकली हुई रचनाएं भी अब सामने आ रही थी, जिसको पुरानी हिंदी कह सकते हैं। माने अपभ्रंश की सीमा को लांघ कर अब एक नई भाषा का जन्म हो रहा था, जिसमें संस्कृत भी थी और अरबी फारसी के शब्द भी थे और एक नई तरह की भाषा का जन्म हो रहा था।
हालांकि ब्रजभाषा और अवधी का में जो रचनाएं हुई उसकी झलक इस दौर की रचनाओं में मिलती हैं। खुमान रासो लिखा दलपत विजय ने, परमाल रासो लिखा जगनिक में। इन रचनाओं को हम पढ़ें तो जो डिंगल और पिंगल की जो अवधारणा है, यानी डिंगल में जो वीर काव्य है उसका छंद है वो, और पिंगल जो है वह काव्य रूप है श्रृंगार का, कोमल भावनाओं का। इसी दौरान एक नई विधा का जन्म हुआ, वह है चंपू काव्य, यानी गद्य और पद्य दोनों तरह की भाषाओं का इस्तेमाल इस दौरान हुआ। तो नव प्रयोग भी हो रहे थे। लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ, ये एक प्रेम कथा है, और ये जो प्रेम कथा की परंपरा है उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। इसी समय आदिकाल और भक्तिकाल की दहलीज पर एक बड़े कवि खड़े हैं, विद्यापति। और विद्यापति ने भक्ति और श्रृंगार दोनों का संतुलन कायम करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं में। लेकिन उनकी रचनाओं में कहीं कहीं श्रृंगार इतना हावी हो जाता है कि उसमें भक्ति को ढूंढ निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 1350 और 1475 के बीच इस संसार में रहे विद्यापति ने श्रृंगार और भक्ति से पूर्ण, और खास तौर पर कृष्ण भक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। यानी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस दौरान जो मुख्य रूप से साहित्य मिलते हैं वो सिद्धों का साहित्य मिलता है, नाथों का साहित्य मिलता है। आज मैं बस इतना ही बता देना चाहता हूं कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इन सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसका विरोध करते हैं ये लोग। इसी प्रकार इससे जो एक और शाखा निकली नाथ साहित्य, जिसके प्रमुख प्रवर्तक गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, इन लोगों ने भी अपने साहित्य में एक लोक काव्य का सृजन किया। ईश्वर से नेह लगाने के लिए ये काव्य लिखे गए, और बौद्ध, जैन, शैव और सभी संप्रदायों का एक दूसरे में विलय हो रहा था। इसीलिए जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि तुलसीदास ने सगुण, निर्गुण, शैव, वैष्णव सब में एक समरसता कायम करने की कोशिश की। तो ये जो समरसता है, जो संस्कृतियों का एक दूसरे में मिलन है, वो लगातार इस दौर में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो साहित्य इस समय रचा जा रहा था वो समरसता का साहित्य था। भाषा की दृष्टि से भी लगातार बदलाव हो रहे थे, विषय वस्तु की दृष्टि से भी लगातार बदलाव हो रहे थे। जैन साहित्य की बात मैंने की, और जिस रास और फागु की बात आज हम करते हैं उसकी सबसे पहले झलक उसकी जैन साहित्य में मिलती है।
और चरितों का इसमें बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। फिर इस दौरान जब आदिकाल का आरंभ हुआ तो कई वीर रचनाएं भी, वीर रस की रचनाएं भी मिलती हैं। इनकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि जो रचनाएं सामने आई उसमें एक नई भाषा, नया भाषा रूप आया। इसी समय गद्य का भी आरंभ हुआ और एक बहुत प्रमुख कवि हुए जो आदिकाल के कवि हैं, वो है अमीर खुसरो और दक्षिण में ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज। इन दोनों ने मिलकर खड़ी बोली हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं उसको बहुत ही प्रश्रय दिया। और अमीर खुसरो तो जब हिंदवी का प्रयोग करते थे तो उसमें ब्रजभाषा भी थी, अवधी भी थी, बुंदेलखंडी भी थी और यह खड़ी बोली भी थी। केवल किसी एक हिंद प्रदेश में उनके आसपास जो बोली बोली जाती थी वो हिंदी थी। तो इस प्रकार खड़ी बोली का आरंभ भी आदिकाल में शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो उस समय का साहित्य था वो एक समावेशी साहित्य था। सबको, सारी संस्कृतियां एक दूसरे में, सारी लोक संस्कृतियां एक दूसरे में गिल रही थी। एक विशाल क्षेत्र में लोक साहित्य की रचना हो रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के निर्माण के पूर्व लोक साहित्य में रचने की जो प्रवृत्ति का आरंभ हुआ उसने देशी साहित्य को जन्म दिया और हिंदी लौकिक साहित्य का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है, भाषा की दृष्टि से भी और विषय वस्तु की दृष्टि से भी। बाद में हिंदी साहित्य जब अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है तो जितने भी छंद, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, सोरठा हो, छप्पय हो, सारे के सारे छंद आपको पृथ्वीराज रासों में देखने को मिल जाएंगे। 72 छंद हैं इसमें। अब आप बताइए कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह आदिकाल एक तरह से नींव है हिंदी साहित्य का। आदिकाल में हिंदी साहित्य का शिलान्यास हुआ और उसी पर हिंदी साहित्य का पूरा भवन बना। उसके पूर्व, इस शिलान्यास के पूर्व जो भी सामग्री मिलती है उसको हम मान लें कि वो सीमेंट है, गारा है, मिट्टी है, ईंट है हिंदी साहित्य की, जिसको जोड़कर ही सरिया है, जिसको जोड़कर ही नींव की स्थापना हुई आदिकाल में, जिसमें श्रृंगारिक रचनाएं भी आईं, भक्ति की भी रचनाएं आईं, लौकिक रचनाएं भी आईं और कई भाषाओं के सम्मिश्रण से मिली हुई भाषा भी बनी। तो इस तरह से एक अखिल भारतीय स्वरूप बना भाषा का। और यह बात, अब भाषा का एक रूप देखिए कि जिम बाहिर तिम अम्भंतरो, मतलब जैसा बाहर वैसा अभ्यंतर। भाषा लगातार करवट ले रही है और अपभ्रंश के क्रोध से वो बाहर निकल रही है। जैसे जैसे भाषा, असल में भाषा लगातार बदल रही है और जैसे जैसे भाषा बदल रही है वैसे वैसे साहित्य का
साहित्य बदल रहा है। असल में हिंदी साहित्य का जो निर्माण काल है, स्थापना काल कह लीजिए, उसके पूर्व का जो निर्माण काल है वो विभिन्न बोलियों का ही साहित्य है और विभिन्न बोलियों के साहित्य को मिलाकर ही हिंदी साहित्य का निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात भाषा के स्तर पर भी कि अनेक बोलियां भाषा बनने के लिए संघर्ष कर रही हैं और इसमें लोक भाषाएं मजबूत हो रही हैं, इसमें साहित्य लिखा जा रहा है और साहित्य का आदान प्रदान हो रहा है और ये बोलियां लोक भाषाओं के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। आदिकाल के दौरान और आदिकाल के पहले 6वीं-7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं परिवर्तनों के साथ हिंदी साहित्य आगे बढ़ता है। यह पूर्व आदिकाल है हिंदी साहित्य का, हिंदी का निर्माण काल है हिंदी साहित्य का और इसमें खड़ी बोली में गद्य लिखा जा रहा है, अपभ्रंश में गद्य लिखा जा रहा है, केवल कविताएं ही नहीं लिखी जा रही। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखते हैं, ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर लिखते हैं। तो इस प्रकार ये साहित्य लगातार हमें नई सोच दे रहा है, नई दृष्टि दे रहा है और क्रांतिकारी दृष्टि दे रहा है। समाज को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है जिस रूप में समाज की संरचना अभी बनी हुई है। समाज की बनी हुई संरचना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। विद्यापति ने जो रचनाएं की, देखिए किस तरह से एक क्षेत्र में, एक लोक भाषा में रची हुई रचना भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को भी कैसे प्रभावित कर रही। विद्यापति के पदों ने असम, बंगाल और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को खूब प्रभावित किया और विद्यापति के जो वैष्णव पद हैं वे यहां भी बहुत लोकप्रिय हैं। और विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिनमें भक्ति भावना तो है ही, साथ ही साथ उनमें श्रृंगारिक भाव भी। तो मेरा कहना यह है कि जो उपलब्धि है इस काल की और इस उपलब्धि के लिए जिस उपलब्धि के लिए यह साहित्य जाना जाता है वह है इसका अखिल भारतीय स्वरूप, नई भाषा का उदय और विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण और नई नई विधाओं और शैलियों का विकास। ये लोक की शैलियां हैं, जैसे दोहा, जैसे चौपाई। ये दोहा और चौपाई क्यों विकसित हुई? इसलिए कि जन ने इसको विकसित किया और जन के इन छंदों को कवियों ने उठाया और वर्णित किया। इस युग में वीर रासों के नाम से जो बाद में लगातार कविताएं लिखी गईं, इस दौर में भी, अपभ्रंश के दौरान भी वीर और श्रृंगार की अनेक रचनाएं मिलती हैं जिनका प्रवेश आदिकाल में भी होता है और बाद में पद्मावत और रामचरितमानस जैसी रचनाओं के निर्माण में इसका बहुत योगदान होता है। तो
तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में, हिंदी साहित्य के निर्माण में यह किस प्रकार की भूमिका निभा रहा था इस समय का साहित्य, और निश्चित रूप से जो बाद का साहित्य रचा गया उस साहित्य में कि यह नींव बना, भाषा की दृष्टि से भी, विषय वस्तु की दृष्टि से भी। तो यदि हमें हिंदी साहित्य को समझना है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को समझना है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को और आदिकाल से पहले 200-300 साल तक की रचनाओं को भी हमें समझना होगा। यह हमें समझना होगा कि किस प्रकार लोक भाषाएं उभर कर सामने आई, किस प्रकार जब बाहर से लगातार आक्रमण होने लगे तो यही लोक भाषा, यही लोक चिंतन, यही लोक धर्म जनता का संबल बना। मैं ये नहीं कह रहा कि जब बाहरी आक्रमण होने लगे तो लोग धर्म की ओर बढ़ने लगे। भारत तो एक धर्म प्रवण देश था ही। जब आक्रमणकारी यहां आए और उन्होंने आक्रमण किया तो यहां के मंदिरों को देखकर वो चकित रह गए, और इसीलिए उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किया, हमारी आस्थाओं को तोड़ने के लिए और धन लूटने के लिए। तो इसलिए हम आक्रमणकारियों के आने से पहले साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत विकसित थे। और जो हमारे यहां जो सृजनात्मक प्रतिभा थी, वह सृजनात्मक प्रतिभा भी बहुत उर्वरक थी, बहुत उर्वरा थी उसमें। तो इस प्रकार लगातार हमारी सर्जना का विकास होता गया और जन भाषा का साहित्य रचा गया। हिंदी जन भाषा का साहित्य है, बोलियों का साहित्य है। और हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि एक पूरा भाषा परिवार है, जिसमें भोजपुरी भी है, जिसमें मगही भी है, जिसमें मैथिली भी है, जिसमें सारी भाषाएं, बुंदेलखंडी भी हैं, जिसमें अरबी भी है, जिसमें फारसी भी है, जिसमें तुर्की भी है और जिसमें अब अंग्रेजी भी है। तो इस प्रकार हिंदी अपने भीतर सबको समेट कर चलती है, समावेशी भाषा है, भारत की संस्कृति के समान। जिस प्रकार भारत की संस्कृति एक समावेशी संस्कृति है, उसी प्रकार हिंदी एक समावेशी भाषा है। और जिस प्रकार अपभ्रंश से होते हुए हिंदी का स्वरूप निर्मित हुआ, उसी तरह आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी स्वरूप इन्हीं अलग अलग अपभ्रंशों से हुआ। नई काव्य रूढ़ियां बनी, नए शिल्प विकसित हुए, और यही काव्य रूढ़ियां, कथा रूढ़ियां और शिल्प के आधार पर बाद में परवर्ती कालों में बड़े बड़े महत्वपूर्ण काव्य रचे गए। तो अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदी का आदिकाल या पूर्व आदिकाल या अपभ्रंश काल और आदिकाल दोनों ही हिंदी साहित्य के हिस्से हैं। हिंदी साहित्य को अगर समझना है तो हमें जो आदिकाल का निर्धारण है, उस निर्धारण के पीछे भी जाना होगा, समझना होगा, विषय वस्तु की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी, शिल्प की दृष्टि से। तो आज
मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं और अगले व्याख्यान में मैं सिद्ध और नाथ साहित्य पर बातचीत करूंगा और ये बताऊंगा कि सिद्ध और नाथ साहित्य किस प्रकार आगे आने वाले जो भक्ति काव्य है, जो भक्ति आंदोलन है, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में काम करता है। वस्तुतः पूरा का पूरा जो आदिकाल है वो पूर्व पीठिका है और आदिकाल की पूर्व पीठिका है अपभ्रंश में रची गई रचनाएं। तो इस तरह से अगर ऐतिहासिक विकास क्रम हम देखेंगे तो इस विकास क्रम में यह देखने में हमें मदद मिलेगी कि जो हिंदी एक लोक भाषा है वह बोली से भाषा के रूप में, बोली लोक भाषा से साहित्यिक भाषा के रूप में किस तरह से विकसित हुई। और जब इन रचनाओं का हम अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से इनका विकास हुआ बोली से भाषा के रूप में। तो हिंदी साहित्य का पूर्व आदिकाल और आदिकाल विषय और भाषा दोनों ही दृष्टियों से एक निर्माण काल है और इस निर्माण काल को हमें ठीक से समझना है। मैं समझता हूं कि मैंने इस समय को और इस काल को और इस अवधि में रची गई रचनाओं को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और जब आप अपनी इकाइयाँ पढ़ेंगे, जब आप अपने पाठ पढ़ेंगे तो मेरी कही हुई बात को और जो इकाइयाँ दी गई हैं आपको, जो पाठ दिए जाएंगे, उसको पढ़कर आप मुकम्मल तौर पर हिंदी साहित्य के पृष्ठभूमि के बारे में, आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वैसे यदि आप अपनी जानकारी और बढ़ाना चाहते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले व्याख्यान के साथ।